हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के प्री बोर्ड को समझते हैं। इसमें प्री बोर्ड का आपका 70 मार्क्स का ये पेपर है। 70 मार्क्स का हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे होंगे। ठीक है, जो टाइम दिया था आपको 3 घंटे 15 मिनट का। इस बार का जो आपका पेपर था वो थ्योरेटिकल था, ज्यादा क्वेश्चन उसमें मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आए थे उसमें सब थ्योरी बेस्ड थे। ठीक, तो उनको एक एक क्वेश्चन करके हम बारी अथवा सब इनको लगाएंगे और अपने दोस्तों को ये क्लास जरूर शेयर करना। ठीक है, क्योंकि वो भी अपना पेपर मिला सके। और रहे यूपी बोर्ड पेपर, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को इसी प्रकार पीडीएफ से क्या करता रहूंगा, मोस्टली रिवीजन जिन बच्चों ने हमारे पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। मोस्टली उन्हीं चैप्टरों पे बात करेंगे, उन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे हम जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बार बार रिपीट होता है। ठीक है, ठीक। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार के आपके सॉल्यूशन बना हुआ है और मैंने अपने हाथों से लिखकर सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। बाकी आप लोग ये सब जानते हो क्या होता है क्या नहीं, इसी प्रकार का आपका बोर्ड में आता है क्योंकि आपने हाई स्कूल भी की हुई है। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बता रहा है। थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा दिखेगा। और एक चीज और, आप सभी क्या करोगे, जो आपका पेपर था प्री बोर्ड का आपका पेपर था उसे आप साथ लेकर बैठे और कॉपी और पेन क्या करोगे, इन्हें साथ लेकर बैठे। साथ के साथ क्या करोगे, रिटन कर लेना। या पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर ही इंस्टा आईडी लिखी होगी सॉल्यूशन में, मैं आपको बता दूंगा, या आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों के पास है वो मुझे मैसेज भेजते हैं और जिनके पास नहीं है तो वो मैसेज मुझे कर दें कि मुझे क्या चाहिए, पीडीएफ। तो ऐसे क्या है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, इस पे क्या कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 8859278230। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और कौन पेन कॉपी लिया है और पेपर जो आपसे था। ठीक, देखिए ठीक है, दो समान आवेश के बिंदुओं आवेश जो वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 पर लगता है। ठीक है, उनके बीच क्या लगता है, F1 फोर्स। ठीक, इन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक माध्यम वाले इतनी दूरी पर रखा जाए तो उस पे उनके बीच कैसा बल लगता है, F2। तो हमने माना कि F1 इक्वल टू प्रोपोर्शनल क्या लगता है, Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर। ठीक, और दूसरा F2 अपॉन Q इंटू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R। यदि हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देते हैं तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। ठीक है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगी तो इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 क्या हो जाएगा, K। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार को खींचकर उसकी प्रारंभिक लंबाई त्रिज्या का आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता का मान प्रारंभिक कितना गुना हो जाएगा। पहली बात, त्रिज्या बढ़ाएं या कुछ भी करें, यदि तार का मटेरियल बदलते हैं, तार का क्या करें हम, मटेरियल बदलते हैं, तार का मटेरियल बदलेंगे तभी उसमें कुछ परिवर्तन होगा, उसकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन आएगा, अन्यथा की स्थिति में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा प्रतिरोधक मान। ठीक है, तो कैसा रहेगा, आप परिवर्तित, नो चेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यदि वोल्टमीटर और मिलीमीटर, हम जानते हैं वोल्टमीटर होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, और मिलीमीटर कैसी होती है, छोटा होता है। तो वोल्टमीटर क्या होगा, X1 और X2। ठीक है, क्योंकि X1 क्या होता है, बड़ा वोल्टमीटर, और X2 छोटा, तो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, रदरफोर्ड मॉडल जो है उसके अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है। ठीक, जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था, ठीक, उन्होंने बताया था इस प्रकार उनके प्रकीर्ण थे, जो एंगल बनते हुए इस प्रकार हट जाते हैं दूर, इस प्रकार कोई सीधे निकल जाते हैं। ठीक, कुछ ज्यादा कोण पर विक्षेपित होते हैं, बीच में नाभिक कण था, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो कैसा था, सर्पी विलय। कैसा था, सर्पी विलय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पेपर देखिए, नेक्स्ट अंडर रूट टू अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण, अब जो हमें यहाँ पे कोण दे रखा है न्यूनतम विचलन कोण ए बराबर कितना मान मानेंगे, 60 अंश, और इसका n का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट टू। हम जानते हैं n इक्वल टू साइन a/2
साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, इन दोनों में मान पुट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ए कितना मानेंगे, यहाँ पे 60 अंश, और टू तो बटे में है ही, तो कितना निकला है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है मान 1/2, और यहाँ पे ए बाई टू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसको नो चेंज, क्योंकि 30 बटे कितना कर देंगे 2, तो अंडर रूट ऊपर, तो इस प्रकार कितना निकला 15 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे कंप्लीट, तो हमारा एंड में मान कितना आ जाएगा 30 अंश, कितना एंगल निकल आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो कितना होगा 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एन टाइप बाह्य अर्धचालकों की प्रकृति कैसी, या एन टाइप हो या पी टाइप हो, कैसा कह रहा हूँ, एन टाइप हो या पी टाइप हो बच्चों, तो उसमें जो प्रकृति होती है इनकी, जो कैसी होती है, उदासीन होती है, कैसी होती है, न्यूट्रल, कैसी होती है, न्यूट्रल, ठीक है। बाकी आगे इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, सेक्शन बी और ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन बी ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें कह रहा है आई तथा और आई तीव्रता के दो तरंगों के अधिकतम परिणामी मान, क्या कह रहा है, अधिकतम परिणामी मान। तो हम जानते हैं आई मैक्सिमम बराबर क्या होगा, आई मैक्सिमम I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो इसे I1 मान लेंगे पहले आई को, और I2 को क्या मान लेंगे, तो यहाँ I प्लस 4I इक्वल टू क्या हो जाएगा 5I, कितना निकल आएगा 5I। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 5I, क्योंकि एक नंबर का ऑप्शन है तो उतना ही बताना है हमें, ठीक है। और अर्धचालक और क्वार्टर, जो अंतर दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों दोनों में क्यों पाए जाते हैं, जो अर्धचालक में क्वार्टर और तथा इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं, कि क्योंकि इनके बाह्य अर्धचालक होंगे, तो और इनमें देखो थ्योरेटिकल है, थ्योरी से समझते हैं हम, ठीक है। देखो पेपर में मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है अच्छे से, ये है देखो, मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं इनकी क्या करूंगा, आपको ये मेरी इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, ठीक, क्या है, फिजिक्स बाई अमन कुमार, फिजिक्स बाई अमन कुमार, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो इसी पे भी डली हुई है प्रैक्टिकल की, आपको पता ही है मैं प्रैक्टिकल से पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूँ, वैसे मुझे अच्छा नहीं। अभी देखो पहला क्वेश्चन किया था, उसमें I1 इक्वल टू I माना था, I2 इक्वल टू 4I माना था, तो दोनों असंबद्ध तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता, तो I मैक्स बराबर I1 प्लस I2, I प्लस I, तो 5I निकला था उसी प्रकार, ठीक है। आप बाकी देखकर लिख सकते हो। अब पूछा अर्धचालकों में छिद्र और इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्वार्टर, छिद्र मतलब क्वार्टर, क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं, ठीक, तो उनका रीजन क्या है देखिए। तो देखो इनमें अर्धचालकों में छिद्र और इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंध होते हैं, क्या होते हैं, इनमें सहसंयोजक बंध होते हैं। जैसे हम NaCl बनाते हैं तो इनके बीच क्या होता है, बंध बने होते हैं, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, बंध बना, ये ऐसे ही बंधों को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध के कारण ही एक जगह क्वार्टर मिलती है, कहीं पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, कहीं इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो क्वार्टर होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मतलब अधिक और इलेक्ट्रॉन कम, तो मतलब इनमें दोनों ही कंडीशन में कैसा होता है, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें है यदि P तथा लैम्डा कण एवं तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए। तो देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए देवरोंगली तरंग दैर्घ्य हमने पढ़ी है, जो अति सूक्ष्म कणों को प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P इक्वल टू H इक्वल टू एम बी इक्वल टू P इक्वल टू P सब में होता है M, तो इनके वस्तु में नाम लिखते हैं। लैम्डा क्या होता है, देवरोंगली तरंग दैर्घ्य, H क्या होता है प्लैंकटन, और जो P क्या होती है कण का संवेग, और न्यू क्या होता है कण का वेग, ठीक है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का घा तक कर लिए, अब घा को समझते हैं, ठीक है। उसके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है कि रेडियो तरंगे तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तो समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे लिखी हुई है थ्योरी, रेडियो सूक्ष्म तरंग में आवृत्ति और किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो जो आवृत्ति होती है वो सूक्ष्म तरंगों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो आवृत्ति होती है तरंगों की तुलना में क्या होती है, रेडियो तरंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य सूक्ष्म तरंगों की तुलना में अधिक होता है, नॉट
नोट में क्या दे EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंगे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के विद्यमानुपाती होते हैं। जैसे सूत्र C इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से मान निकालते हैं हम F इक्वल टू C अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यदि C को हम कांस्टेंट मान ले तो क्या हो जाएगा F प्रोपोर्शनली 1 अपॉन लैम्डा। यहाँ पे क्या निकल रहा है F क्या है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, आवृत्ति किसके विद्यमानुपाती है तरंग दैर्घ्य की। यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी घट जाएगी। यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आवृत्ति क्या हो जाएगी घट जाएगी कुछ इस प्रकार। ये बढ़ाई फ्रीक्वेंसी तो आवृत्ति तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी डाउन। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो मतलब एक दूसरे कैसे होते हैं अपोजिट। एक चीज और ये गलती आप मत दोहराना, यदि इस प्रकार जैसे मेरी मुझसे एरर हुआ क्या हुई गलती हुई तो मैंने सिर्फ एक बार इतना कट किया। यदि आपसे गलती होती है तो इतना ही आप बोर्ड कॉपी में एक बार कट लगाना, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में ऐसे मत करना आप रफली, ठीक है। ये गलत तरीका है आपका, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है, रॉन्ग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन पेपर लेके बैठे होंगे शायद, उम्मीद है आपसे। नेक्स्ट ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। 4 में पूछा है हमसे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक होता है। इसमें आपको क्या बताना है, एक सूत्र लेना है, सूत्र के माध्यम से क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रदर्शित करता है वो आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लेंज का नियम क्या होता है, भौतिक राशि के संचारण पर आधारित है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम देखते हैं यहाँ कंटिन्यूस। तो देखो ये दे रखा है हमें, ये है जो हमारा बल आघूर्ण का सूत्र पूछा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले में। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है टाउ इनटू एम क्रॉस बी। इन सब पे वेक्टर लगा दो। हम जानते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ एम बी क्या निकल आएगा साइन थीटा। टाउ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बल आघूर्ण को, एम किसे दर्शा रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, और बी किसे दर्शा रही चुंबकीय क्षेत्र को। थीटा थीटा क्या है एम और बी के बीच का कोण। तो देखो समझते हैं और अच्छे से यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है इनके बीच एक ही एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार की लाइन दे रखी है, ठीक। इसमें ये थीटा है, थीटा अब थीटा के बीच में क्या हो रहा है रोटेट, थीटा के बीच में क्या होगा ये रोटेट होगा, यहाँ एंगल बनेगा। इनके कंपोनेंट मान लेंगे हम एम और बी, ठीक। ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के क्रॉस में, ठीक। ये किसके बराबर है टाउ एम इंटू बी, ठीक है, इस प्रकार। और जब हम इनको खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा एक थीटा, क्या निकल के आएगा एक थीटा, ठीक है। इस प्रकार ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लेंज का नियम क्या होता है किस पर आधारित है। तो देखिए लेंज का नियम भी समझते हैं। तो लेंज का नियम किसी परपथ में, अब कोई परपथ है ऐसे मान लें कि इस प्रकार एक परपथ बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार क्या है एक परपथ बना हुआ है इस परपथ में, ठीक। इस परपथ में तो प्रेरित विद्युत भाग बल एक और ऊपर से कुंडली बना ले इस प्रकार, दूसरी कुंडली इस प्रकार होगी, ठीक। तो जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा या प्रेरित धारा की दिशा होगी वह समय उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न होगी। क्या करो जिसमें दो कुंडली होंगी इस प्रकार, एक कुंडली ये होगी, इनमें एक में धारा प्रवाहित हो रही होगी, इस प्रवाहित होने के कारण दूसरे में क्या हो रहा होगा विद्युत भागफल उत्पन्न हो रहा होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न। तो यह वाली कुंडली में मान लो धारा उत्पन्न हुई, इस कुंडली के कारण इसमें जो विद्युत भागफल उत्पन्न हो रहा है वह इस वाली पहली कुंडली का विरोध नहीं करेगी और जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है, मतलब डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है धारा, तो ये वाली क्या चलेगी इसके विपरीत, ठीक है। और ये किस भौतिक राशि है, ये भौतिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने उसमें देख पा रहे होंगे कॉपी में। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है हमसे, क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, जो क्वेश्चन है हमारा पीछे चलते ही ये क्वेश्चन यदि E नॉट बराबर 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर है तथा म्यू नॉट इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर हो तो दिखाइए। तो इसमें क्या सिद्ध करके दिखाना था कि इस मान के बराबर ये होता है और इस मान के बराबर ये होता है। तो इन दोनों में हम कैलकुलेशन रखते हैं, 4 पाई का तो मान ऑलरेडी दिया हुआ, एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ गिवन यहाँ पुट करेंगे तो ये इसके बराबर निकल आता है, और यहाँ पे म्यू नॉट का भी मान दिया और एप्सिलॉन नॉट का भी मान दिया हुआ। करना कुछ नहीं था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान पुट करते 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके बराबर आ जाता है 9 इंटू 9 के बराबर आ जाता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं और म्यू नॉट का मान रखते हैं और किसके बराबर आ जाता है 3 इंटू 10 पावर 8 के बराबर। इस प्रकार दोनों को प्रूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये एएमयू क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। जैसे एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, क्या कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है।
इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो इसमें एएमयू को परिभाषित कीजिए और एक एएमयू बराबर 931 एमईवी। एमई क्या है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये है यहाँ पे, देखो जैसा मैं आपको बता रहा था, अभी समझाया था मैंने, यहाँ 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट था, उसका मान पुट कर दिया, ये इसके समतुल्य निकला है। ये मुझसे 2 बार लग गया है, तो आप इसे करेक्शन कर लेना। ठीक है, 2 बार हो गया। 9 × 10⁻9 लिखना है आप लोगों को, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कराना है। ठीक है, इसको आपको रफ कर देना है। ठीक है, एक ही लेना है एक बार। और दूसरे वाले में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का देखो मैंने यहाँ पे मान पुट कर रखे हैं, इनकी कैलकुलेशन करना, तो इसका मान निकल के आएगा 3 × 10⁸ ये किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल के बराबर। अभी हम समझ रहे थे एएमयू। एएमयू क्या होता है? तो एएमयू अभी बताया था मैंने, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, एएमयू में क्या होगा? जो एएमयू है, एक कार्बन, कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। जो कार्बन होता है उसका समस्थानिक होता है 12/12वें भाग के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एएमयू। या एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, इकाई या मात्रक, ठीक, इस प्रकार बोल सकते हैं। एंड इसको जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें जो छोटी छोटी इकाइयां होती है उनको मेजर करने के लिए क्या बनाया था? एक मात्रक बनाया था, उसी को क्या कहते हैं? हम परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। हम जानते हैं एक एमयू बराबर ऊर्जा होती है 1.6 × 10⁻⁻27 किलो। और आइंस्टीन का सूत्र हम जानते हैं, E = mc²। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सी का मान निश्चित होता है, C × 10�8। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ईवी बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कितना होता है? 10⁻⁻19। इससे बात कर देंगे तो इसमें क्या निकल आएगी? 931 MeV। आप लोगों को उतना ही सॉल्यूशन करना है जितने आपको नंबर दिए हुए हैं, मैक्सिमम समझाने की कोशिश ना करें। ठीक है, जिस प्रकार आपको नंबर देते हैं उसी प्रकार आप उनके आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु, 1.5 कार्यफलन वाली धातु, ठीक, और आगे कह रहा है 5.5 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन से आपतित होती उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित की गणना कीजिए। गतिज और जानते कि इक्वल टू 1/2 mv² होता है। ठीक है, यहाँ से काइनेटिक, पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल के लाते हैं। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकालेंगे? ये दोनों मान दे रखे हैं, यहाँ से हम पहले मान निकालते हैं इनके दोनों के, फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी निकालो तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली तुम भी मूव तुम भी। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप लोगों को पेज दिख रहे होंगे शायद, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ गिवन डाटा दे रखा था, उनका जो मिलियन इलेक्ट्रॉन में दे रखा था वो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो कार्यफलन दे रखा था वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम जानते हैं E के इक्वल टू, E के मतलब इलेक्ट्रिक, किसका? काइनेटिक का। ठीक है, तो E-W, ठीक, E-W इसका मान कितना दे रखा था? 5.5 - 1.5 इक्वल टू 4 EV, 4 EV आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक इक्वेशन निकला है, K का मान निकल आया, एक सॉल्व हो गया। दूसरे में अभी मैंने बताया था 1/K = 1/2 mv² होता है। यहाँ से V² का मान निकालेंगे तो क्या निकला है? V = 2K/m√3। अब देखो हमारे पास सभी के मान है, यहाँ पे हमारे पास सभी के मान है। 2 तो सूत्र में दिया हुआ है, K का मान कितना निकाला है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 को 4 लिख दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें चेंज कर दिया? 1.6 × 10⁻9। और 1 मिलियन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? फाइनली आंसर हमारा जो V = आएगा 1.2 × 10⁻6 मीटर/सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी और जो प्रकाश की चाल होती है इक्वल होती है। ठीक है, इसलिए इसका मान क्या निकल के आएगा? अब पूछा है L/R का मात्रक और CR का मात्रक, जो समय सेकंड होता है वो क्यों होता है? ठीक है, तो L/R और C × R का मात्रक समय होता है, वो किस प्रकार होता है, कैसे होता है, ये समझाना। ठीक, L/, ये प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक, इतना जानते हैं। तो हेनरी प्रति ओम जो किसके बराबर होता है? समय के। इसी प्रकार जो C होती है क्या होती है? संधारित्र या धारता, तो इसका मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। और जो R होता है इसका मात्रक ओम होता है, तो फैरेड × ओम किसके बराबर होता है? समय के। ठीक है, आप लोगों को यही पूछा था कि समय जो होता है इन दोनों के बराबर होता है, क्यों होता है? इसका रीजन दो खास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखे एक्स दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग EMW के वैद्युत क्षेत्र समीकरण EY = 2 × 10⁻⁻7 cos कोष्टक में 1.5 × 10⁻3 x + 1 पॉइंट, यहाँ पे ये मान एरर है, यहाँ पे ये मान एरर है, कितना होगा? 3 × 10⁻11t। ठीक है,
यहाँ पे करेक्शन कर लेना। वोल्ट प्रति मीटर निरूपित करता है, यहाँ से लैम्डा निकालना है, बी निकालनी है और इसकी दिशा भी बतानी है और बी नॉट का मान भी बताना है। तो देखिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम जो क्वेश्चन लगाते हैं हम जानते हैं ई नॉट जो बी नॉट होता है, बी नॉट बराबर क्या होता है ई नॉट अपॉन सी, बी नॉट बराबर क्या होता है ई नॉट अपॉन सी। तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशन है, देखिए आप, ये सॉल्यूशन है नीचे यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली करके आप लोगों को समझाया हुआ है। इक्वेशन दे रखी थी वैद्युत क्षेत्र समीकरण ई वाई इक्वल टू, इक्वेशन थी आपकी। ठीक, हम जानते हैं मानक तरंग समीकरण जो आयाम होते हैं उनकी समीकरण ए वेक्टर इक्वल टू ई नॉट cos ए एक्स प्लस ओमेगा टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, ये किसका मान हो जाएगा की का हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 11 ओमेगा का हो जाएगा और ई नॉट मान किसका हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -7। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके मान मैंने बारी बारी करके लिख दिया नीचे। ठीक, अब हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन के। अब हम जानते हैं यहाँ से के की वैल्यू लेंगे, के की वैल्यू लेंगे, यहाँ से उठाएंगे तो 2 पाई अपॉन में 1.5 इंटू 10 पावर 11। तो समथिंग लैम्डा का मान पाई का मान पुट करके 3.14 पुट करके हम कैलकुलेशन करेंगे तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी 4.89 इंटू 10 पावर 3 मीटर। आप लोग ये इतना सॉल्यूशन कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब हम जानते हैं न्यू इक्वल टू क्या होता है लैम्डा ओमेगा अपॉन के की का मान क्या निकाला था हमने 4 इंटू 10 4.189 इंटू 10 पावर -3। यहाँ पे हम अपन में पुट कर देंगे। क्या करेंगे हम इसका मान को जो ए का मान कितना है 1.5 इंटू 10 पावर 3 और ओमेगा का मान कितना दे रखा है 3 इंटू 10 पावर 11। तो यहाँ से हम 1.5 तो 3 अपन 1.5 को आपस में कैंसिल आउट करेंगे, कितना निकल आएगा 2 टू टाइम ऊपर ले जाएंगे, इसको कितना हो जाएगा -3 और इसमें से माइनस करते हैं तो कितना निकल आएगा फाइनल आंसर 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। अब हम जानते हैं जो बी नॉट होता है, बी नॉट बराबर होता है हमारा ई नॉट अपॉन सी। अभी मैं बता रहा था आप सी जानते हो, सी कांस्टेंट है तो ई का मान आपको दे रखा है 1.2 इंटू 10 पावर 7 हो जाएगा और सी का मान कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10 पावर 8 क्योंकि ये प्रकाश की चाल है। तो 3 से काटेंगे 0.4 टाइम कटेगा, ये एक ऊपर घात ले जाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर ऊपर घात ले जाएंगे तो ये प्लस के 8 है, ऊपर ले जाएंगे तो किसके हो जाएगा -8 कितना हो जाएगा -8 और यहाँ 2 टाइम ये 0. यहाँ ई नॉट ये और सी का मान कांस्टेंट तो बी नॉट इक्वल टू ई नॉट कितना दे रखा है हमें 2 इंटू 10 पावर -7 अपॉन 3 इंटू 10 पावर 8। यहाँ से काटेंगे तो 0.6 टाइम कटेगा, इसको ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10 पावर -15। इसमें जो आंसर है वो रॉन्ग है क्योंकि 0.6 करना था। ठीक है, 0.6 फाइनल आंसर क्या होगा, मैंने लिखने में एरर किया है 0.6 इंटू 10 पावर -15 कर सकते हैं या 6 इंटू 10 पावर -16। ठीक है, बी नॉट है बी है इसलिए क्या हो जाएगा टेस्ला, क्योंकि मात्रक जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सबके पीछे क्या होना चाहिए मात्रक जरूर लगाया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, यहाँ के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। तरंग में द्रवण की घटना से आप क्या समझते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए कि द्रवण की घटना। नंबर 1, तरंगों में तरंग दैर्घ्य में क्या है संभव नहीं है परंतु अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती है। ठीक है, ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो समांतर तार हैं, ठीक, उनके बीच लगने वाला बल जो कब अधिक मतलब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्टकारी युक्ति का क्या होती है दिए गए प्रपत्र में यदि डायोड डी के अनुदिश 0.5 वोल्ट धारा प्रवाहित, ठीक है, और 5 मतलब मिली एम्पियर हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात करवाया है, उनके बीच अंतर और प्रतिरोध आर ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, इतने क्वेश्चन लगाते हैं हम। देखो यहाँ इनका सॉल्यूशन हो गया, पीछे कुछ क्वेश्चन छोटे हैं शायद, एक बार ट्राई मारते हैं। 6 5 5 में हमारे साथ कोई क्वेश्चन छूटा हो, अभी तो 5 में कई क्वेश्चन रह गए। 5 में एक क्वेश्चन दे रखा है, समान वोल्टता के स्रोतों के दो विद्युत बल्ब दे रखे हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, E1 R1 इसी प्रकार P2 बी स्क्वायर अपॉन R2। ठीक है, अब यहाँ भी कांस्टेंट मान लेंगे तो P अपॉन प्रोपोर्शनली R1 इंटू P2 इक्वल टू R अपॉन प्रोपोर्शनली R2 हो जाएगा। P1 में P2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली सूत्र क्या निकल आएगा यहाँ पे P1 अपॉन P2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब हमें डाटा दे रखा है 2 ओम है प्रतिरोध R1 अपॉन R2 के, R1 अपॉन R2 के उनका मान दे रखा है 1/2। अब यहाँ पे देखिए इनका मान पुट कर दें तो
टू ऊपर हो जाएगा और वन अपॉन, तो इनके जो बात आएगी इनमें जो कार्यरत पूछा है हमसे शक्ति में 6 होने का अनुपात क्या है, वो क्या होगा 2/1, 2/1। उसमें क्या आ रहा था, प्रतिरोध कितना लग रहा था 1/2, इनसे क्या कर दिया हमने सूत्र वो कर दिया, तो यहाँ से उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन को, ये कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर लगने वाला अधिकतम बल कब न्यूनतम एवं गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्यरत करना। ठीक, चालन एवं संयोजन में वर्जित अंतराल व्हीटस्टोन सेतु पूछा है, उनका ग्राफ बनवाया, संतुलित अनुपात की स्थिति पूछी है, संयोजी, और अथवा में क्या लगा रहा है इसका, विद्युत शैल के विभव। अब विद्युत वाहक बल ई और विभवांतर भी आंतरिक प्रतिरोध आर को प्रभावित कर उनके बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। देखिए अब आगे, यहाँ इतना सॉल्यूशन कर चुके हैं हम, ये भी हो गया 16। देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है। अभी बताया था कि दो विद्युत बल्ब है, उनका प्रतिरोध कितना दे रखा है, उनका अनुपात R1 है, R2 समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन R1 या P1। ठीक है, बी को हम क्या मान लें यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक, वो आपस में या कांस्टेंट मान लो, कैंसिल आउट हो जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, उनका रेशो क्या आ जाएगा 2/1, जो शक्ति 6 होने का अनुपात है 2/1। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो पढ़े थे हम, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण लगने वाला बल कब अधिकतम होता है। ठीक है, कब अधिकतम होता है, तो हम इसमें जानते हैं चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है, F वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, Q कोष्टक में बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एंड वी वेक्टर, वी वेग को प्रतिस्थापित करा, वी ये भी वाली तो कैसे कर रही है चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी, सदिश वेक्टर खोल दिया, क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। यदि हम इसमें थीटा 90 पुट करते हैं, थीटा कितना पुट करते हैं 90 पुट करते हैं, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। देखिए थीटा 90 है, 90 पुट करें, 90 इक्वल टू 1 होता है। हम जानते हैं साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ 1 पुट करें तो F इक्वल टू क्या निकल आएगा, क्यू वी वी। ठीक, तो यदि हम, ये तो मैक्सिमम की कंडीशन हो गई, यदि हम थीटा या 180 या 0 पुट करते हैं, 180 या 0 पुट करते हैं, तो दोनों कंडीशन में साइन कैसा होता है 0, यहाँ पे 0 पुट किया, कैसा हुआ 4 से 0। यदि हम 90 पुट करते हैं तो मैक्सिमम मान मिलेगा, यदि थीटा हमारा कितना हो 0 या 80 डिग्री, तो कितना मिलेगा मिनिमम। अब नेक्स्ट में हम समझते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे चालन बैंड वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं। अब देखो चित्र से समझे थोड़ा, वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। तो देखिए कुछ चित्र से समझते हैं यहाँ पे, आप देखो ओवर, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल, ये धातु मतलब चालक, ये अर्धचालक, ये कुचालक, ये अर्धचालक हो गए, ये कुचालक हो गए, ये चालक हो गए। चालक के बीच देखिए आप ये डिस्टेंस, ये बीच वाला डिस्टेंस देख पा रहे हो कितना कम है। ठीक, अर्धचालक के बीच डिस्टेंस देख पा रहे हो थोड़ा, और जो कुचालक है हमारे अचालक है, उनके बीच डिस्टेंस आप देख सकते हो फर्मी लेवल कितना ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होते हैं, ऊपर वाला जो होता है चालन होते हैं, चालक कक्षन होता है, और दूसरा संयोजित। तो चालक कक्षन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस कारण इसमें क्या होते हैं, इजिली फ्लो हो जाते हैं। तो देखिए दूसरे स्ट्रक्चर में जिस प्रकार यहाँ पे देख रहे हो, कंडक्शन बैंड, ऊर्जा बैंड है। ठीक, और ये बीच में क्या है, बैंड गैप है, बैंड गैप, यहाँ बैलेंस बैंड है। यहाँ बैलेंस बैंड से क्या होंगे, ऊपर वाले में क्या कर जाते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि इंसुलेटर है, अचालक है, और ये चालक है, चालक के आपस में इनके बीच जगह होती है, जो वर्जित अंतराल होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके बीच यदि कुछ टेम्परेचर मिल जाए तो ये इजीली क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। जबकि जो इनके बीच, तो चालकों के बीच क्या होता है, वर्जित अंतराल मैक्सिमम होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन ये नहीं मूव कर सकती है। और इनमें बैलेंस बॉन्ड को चालन बैंड कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या कर जाते हैं, इजीली मूव कर जाते हैं। इसमें थोड़ा यदि एनर्जी मिल जाए तो ये मूव कर जाते हैं। इनमें ये किसी विशेष युक्ति पे इस पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, तब इसमें जाकर ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिस प्रकार ये देख सकते हो इनके फर्मी लेवल आप ऑन को रोटेट करके, इसमें एस स्कूल पब्लिक स्कूल, इसी प्रकार यहाँ चाहे सोडियम हो चाहे कोई सी कितने भी मेटल हो, धातु हो, जो सब इसी प्रकार फर्मी लेवल को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इनकी थ्योरी लिखी हुई है थोड़ी सी, विद्युत वाहक बल एवं ये हो गया दो समांतर प्रकाशिक तंतु, तो अभी हम विद्युत वाहक बल समझते, तो विद्युत वाहक बल होता क्या है, देखो विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बड़े के साथ में लिखते हैं EMF। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ई क्या से दर्शा रहा है, इलेक्ट्रो। तो विद्युत वाहक बल होता है एक सेल द्वारा गैर विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। गैर विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में बदलने पर प्रति इकाई आवेश को दी गई अधिकतम ऊर्जा या परिपथ में सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर होता है। क्या होता है, सेल के टर्मिनल होते हैं उनके बीच का क्या होता है, विभवांतर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर क्या होता है, एक बंद परिपथ में सेल के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो क्या होता है, उत्पन्न उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनों पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट। किसी में धारा प्रवाहित है तो उससे इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसके कारण जो लगने वाला उस पर तो रुकावट उत्पन्न कर रहा है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो एक मिनिमम रुकावट पैदा करता है। ठीक, EVR अभी बताया था कि विद्युत क्षेत्र विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो क्या होता है, V इक्वल टू EI स्मॉल r। यहाँ से हम मान निकाले E का, तो IR इधर आ जाएगी, किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव B प्लस IR जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना रिलेशन था, सिंपल ये रिलेशन था इसका, इसमें आप इतना डर रहे थे। ठीक है, मैक्सिमम इसमें आप लोगों से जो भी पूछी थी प्री बोर्ड में थ्योरी पूछी थी, तो ये आप लिखकर याद करना आप, क्योंकि ये 50% थ्योरी आपको रिटर्न दे देगा। ठीक है, बोर्ड में 50% क्या करेगा, थ्योरी आपको रिटर्न दे देगा। नेक्स्ट इसी में पूछ रहा था ध्रुवण पे, जो ध्रुवण होता है, ध्रुवण यह प्रकाश तरंगों के कंपन की दिशा में एक विशेष तक सीमित करने की घटना। जैसे यहाँ पे देखिए इमेज, देखिए तो हम प्रकाश में ऐसे होते जैसे चश्मे आते हैं हमारे एक्सरे करने के, जो एक्सरे किया जाता है वो फिलामेंट आता है, उसमें क्या होते हैं, इस चीजों का यूज किया जाता है डेली लाइफ में। जैसे कांच के शीशे, हेडलाइटों के शीशे हैं, कारों के, उनमें यूज होता है। ठीक, तो उनमें क्या होता है, परपेंडिकुलर, हर इसमें इस प्रकार का एक संचरण होता है। ठीक, उसमें जो इस प्रकार यहाँ शीशा लगा होगा, इनसे बस वही गुजर सकते हैं जो परपेंडिकुलर होंगे। इस प्रकार ये इनसे गुजरेंगे तो इनमें से कुछ इस प्रकार के निकलेंगे ओनली। क्योंकि संचरण के कारण जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो माध्यम कण के संचारण में समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, परंतु जो अनुप्रस्थ होती है वो ऐसा नहीं करते हैं, केवल एक ही दिशा में। क्या, ये जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है केवल एक ही दिशा में करती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग होती है वो माध्यम के कम तरंग संचरण के लंबवत तल में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। विभिन्न दिशाओं में सीमित किया जा सकता है, इनको क्या कर सकते हैं, विभिन्न दिशाओं में सीमित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और इसी में पूछा था जो दो समांतर के बीच लगने वाला जिन पे कब अधिक फोर्स लगता है, कब कम लगता है। यदि एक दूसरे के पास हो रहे हैं तो इनके बीच जब समान दिशा होगी तो क्या होगा, तो ये प्रतिकर्षण होंगे, और जब अब विपरीत डायरेक्शन होगी दोनों पे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यदि पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, ये इन्हीं के कारण क्या होते हैं, अधिक आकर्षण और अधिक प्रतिकर्षण होते हैं, जैसे कि थ्योरी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रकाशिक तंतु। जो प्रकाशिक तंतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक, ये उसी पर कार्य करता है जब प्रकाश माध्यम विरल माध्यम से एक निश्चित कोण मतलब क्रांतिक कोण से अधिक पर प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह प्रकाशिक तंतु तो सघन माध्यम में परावर्तित होता है। सघन माध्यम में क्या होता है, परावर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ से कांच ANG अपॉन कितना देगा 3/2, इसको कैंसिल आउट करें तो कितना 1.5, एंड जल का इसी प्रकार निकाले तो कितना आ जाए 1.3। इनमें कौन बड़ा होगा, ANG और ANW में ANG बड़ा होगा। ठीक है, इसका किसका बन जाता होगा, ANG का। अब हम आगे सूत्र भी पूछा है, दूसरे में क्या पूछा है, ये तो पहले की बात हुई। और सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम में कौन है, ANG प्रकाश से कांच में, ये क्या है सघन माध्यम है, और विरल में कौन है, ये जो ANW है ये कौन है, एयर से वाटर में जो जा रहा है ये विरल माध्यम है। आपसे यही पूछा था पहले क्वेश्चन में। दूसरे में सघन माध्यम के क्रांतिक कोण का मान। ठीक, हम जानते हैं sin थीटा c बराबर क्या होता है, ANW अपॉन ANG। यहाँ पे मान पुट करेंगे 4/3 एंड 3/2 तो इक्वल टू कितना निकलेगा 8/9, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8/9। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो इसी में थीटा c पुट कर देंगे, थीटा c इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा sin इनवर्स 8/9 फाइनल आंसर।
आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछिए मैक्सिमम, उसमें कुछ नहीं। अब सेक्शन हम क्या ई में आएंगे, सेक्शन किस में आएंगे, ई में आएंगे। उसमें पूछा है आपको समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके नीचे परमाणु क्रमांक कैसे हो समान हो परंतु परमाणु भार कैसे हो भिन्न हो। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो हाइड्रोजन है, उनके तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है समान है परंतु परमाणु भार कैसे भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार आपसे इसी में थ्योरी पूछी थी, 5 थ्योरी पूछी है। एक समभारिक जिनके भार समान हो, क्या हो, उनकी द्रव्यमान संख्या कैसी हो, समान हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, द्रव्यमानों की संख्या कैसी हो, समान हो। ठीक, तो समभारिक क्या हो, नाभिकों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान होती है, लेकिन उनमें क्या होंगी, परमाणुओं की संख्या कैसी होगी, भिन्न। यहाँ देखो परमाणु कैसे, संख्या कैसी है, भिन्न है। ऊपर है जो क्या है परमाणु, बाहर वो कैसे है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भिन्न है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका ये सब न्यूट्रॉनिक पूछा है। सब न्यूट्रॉनिक, तो सब न्यूट्रॉनिक में क्या होंगे, ऐसे एग्जांपल जैसे C6H14, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालें 14 माइनस 6 कितनी निकल के आएगी 8, 16 माइनस 8 ऑक्सीजन का निकालेंगे कितना निकल के आएगा 8। तो ये भी 8 है और ये भी 8 है, कैसा होगा, सब न्यूट्रॉनिक। ऐसे पदार्थ क्या कहेंगे, ऐसे कण जिनमें क्या हो, उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या परमाणु भिन्न भिन्न हो। ठीक है, इसमें पूछा है नाभिक का भार। नाभिक का भार, नाभिक का भार उसके मुख्य रूप से मौजूद न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, जैसे द्रव्यमान संख्या 1 आ जाता है, उस पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं जो नाभिक की त्रिज्या होती है R, वो द्रव्यमान के घन के समानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनली 1/q या R प्रोपोर्शनल या R नोट हटाएंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका मान कितना है 1.5 × 10⁻⁻15 फर्मी क्या होगा, मीटर। नेक्स्ट इसी में पूछिए आपसे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति में क्या होगा, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति एक नाभिक के वास्तविक मापे गए द्रव्यमान, शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति एक नाभिक के वास्तविक मापे गए द्रव्यमान और उसके घटक के बीच का अंतर। ठीक, अब उसके जो माप वास्तविक मापे गए माप अर्थात उसके जो द्रव्यमान में उसका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा उसे मापेंगे, माइनस क्या कर देंगे, उसमें अलग अलग न्यूक्लियन के द्रव्यमान को घटा देंगे। ठीक, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये Z प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन MPN ये क्या है, इसके द्रव्यमान, और M क्या है, वास्तविक एवं नाभिक द्रव्यमान। अथवा में पूछा आपसे क्वेश्चन था जो पूछा हुआ था बोर का क्वांटम सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका क्या हो, कोणीय संवेग h/2π के रूप में है। यहाँ कोणीय संवेग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, L से। ठीक है, तो L = क्या हो जाएगा, N/h/2π। N क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन, जितने टर्म होंगे उसके चक्कर लगेंगे एक कण की संख्या के। ठीक है, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं जो L होता है कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, हम जानते हैं, पीछे पढ़ के आए थे, ये A = mb, यहाँ L = mb हो जाएगा। ठीक, यहाँ मैंने क्या किया, mb का मान पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं L = क्या होता है, mbr। L = क्या होता है, mbr, वो मान पुट कर दिया मैंने, L mbr। तो ये पुट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हम ये भी जानते हैं कि mb है, यहाँ पे mb का मान इधर निकाल दिया तो क्या हो जाए h/λ निकल आएगा। h/λ में mb की जगह पुट कर दिया तो h से h कैंसिल आउट, यहाँ से मान क्या निकल आएगा फाइनली, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे r की तरफ और इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक, तो क्या निकलेगा 2πr = n λ। तो यहाँ पर जो 2πr है वो क्या कक्षा की परिधि है। ये समीकरण दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा की परिधि उसी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा के एक पूर्ण गुणज का n होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बराबर है इसलिए क्या होती है, उसी पूर्ण गुणज लैम्डा के n होती है। ठीक, अब हाइड्रोजन की जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसका उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, तो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में कितनी संख्या होती है, क्वांटम की 2। ठीक, हम अब उसमें पूछी थी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा के लिए कुल ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे। ठीक, हम जानते हैं En = क्या होता है, -13.6/n² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या निकालेंगे संबंध, तो यहाँ से क्या निकलेगा, U = -2k और K = -ke। यहाँ पे मान पुट करेंगे E2k, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 पॉइंट निकल आएगा, यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसका मान पुट कर देंगे हम K2 में, मान पुट किए। आगे मान पुट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे K2 का मान निकल आया
इसी प्रकार U2 का मान रख देंगे, यहाँ पे ये निकल आया कि का मान 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक गतिज ऊर्जा पूछी है Kn इक्वल टू En होता है तो 2 हो जाएगा, और En का मान यहाँ पे कितना निकाला था माइनस के 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही सेम हो जाएगा। कोणीय संवेग के लिए हम जानते हैं तो L इक्वल टू कितना होता है N इंटू H अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से मान निकल आएगा L का 2, क्योंकि यहाँ पे 2 चल रहा है तो 2 यहाँ भी पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या निकल आएगी H अपॉन पाई। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा था, जो समांतर प्लेटें होती है, ठीक, जो समांतर प्लेट होती है उनके बीच क्या कराया था, समांतर प्लेट के परिवर्तन, जब एक समांतर प्लेटों को बैटरी से आवेशित कर वियोजित कर दिया जाता है तो उनके बीच ये प्राप्त विद्युतांक की पट्टी डाली जाती है। उनके बीच ये 2 समांतर प्लेट है, इनके बीच की मोटाई की क्या डाली जाएगी, पट्टी डाली जाएगी कुछ इस प्रकार, ठीक है। 2 पट्टी हो गई, इनके बीच की मोटाई की पट्टी डाल दी। इन पर क्या असर पड़ता है, इसके विभवांतर, धारिता, आवेश, स्थितिज ऊर्जा, ठीक, इस प्रकार असर पड़ता है। इस पर देखिए ये है, इन्हें देखो आप, इनकी भी तो जो धारता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारता क्या होती है, बढ़ जाती है, तो C डैश इक्वल टू KC, तो धारता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आवेश प्लेटों पे अपरिवर्तित, आवेश में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, आवेश में कोई चेंज नहीं। तो विभवांतर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, विभवांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को इतना बताना था, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल या कोई व्यंजक इससे आप लोगों को नहीं पूछा था। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि कुछ ऊर्जा परावैद्युत को ध्रुवीकृत करने में खर्च हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ये न्यूमेरिकल है C डैश इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपन C डैश, यहाँ C डैश का मान पुट करेंगे, हम जानते हैं C डैश इक्वल टू क्या होता है KC, मान पुट कर दिया, एक और सॉल्यूशन करें U अपॉन K निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब इसके बाद पूछा था विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जब विभवांतर कम है, प्लेटों के बीच दूरी इस तरह, तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को लिखवाई थी। नेक्स्ट 28 अथवा 7 के क्वेश्चन नंबर अथवा में दिया हुआ था। अथवा में पूछा था आपसे समविभव पृष्ठ क्या होता है एवं गोलीय, बेलनाकार एवं समतल पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो जो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र इसमें खींचा गया ऐसा पृष्ठ, जिनके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा हो, समान हो, ठीक, इसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस प्रकार ये है, ठीक, तो इन पर एक पॉइंट हो गया, इसके जो खींचे गए तो इन पे जो विभव होगा ये कैसा होगा, ये समान होगा, ठीक, इसी को क्या कहेंगे हम, समविभव पृष्ठ, ठीक है। आप लोग इतना समझ आए। अब इसके गोलीय जो नाम का स्रोत होता है वो बिंदु आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ई प्रोपोर्शनली R स्क्वायर, मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमण वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कैसा होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इसे बेलनाकार रेखीय होता है, कैसा होता है, रेखीय आवेश। इसमें क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन ई प्रोपोर्शनल बना, विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी। समतल में इसका क्या होता है, समतल आवेश सीट, एक विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन क्या होता है, A0, मतलब ये स्थिर रहता है, समतल में क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इनमें देखिए इनके डायग्राम कुछ इस प्रकार, ये किसके लिए हो गया, समतल के लिए हो गया, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है दूरी में। परंतु ये वाला देखिए आप, तो इसमें ये इसके अंदर ये बेलना वाला हो गया, बेलना में क्या होता है, E प्रोपोर्शनली 1/r, दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी। और जो गोलीय था, गोलीय में क्या होता है, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब जैसे बीच में वो बेलन रखा है, ठीक, यदि हम विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो क्या दूरी क्या होगी, 2 टाइम्स घट जाएगी, यदि हम दूरी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र स्क्वायर टाइम घट जाएगी। देखिए स्टूडेंट, अब आगे कंटिन्यूस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें ये L है, ये C है, ये R है, पढ़ाए हुए थे, 2 R जोड़ रखे हैं इसने, तो दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा क्रम, सीरीज, ठीक, इसमें जुड़े हुए हैं सीरीज में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, के दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना निकल आएगा, 2000 प्लस 2000 इक्वल टू 4000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। तो 4000 कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा। टोटल आर कितनी निकल आएगी हमारी, 4000 ओम, ठीक। आगे अब देखते हैं एक सवाल को, इसमें पूछे क्या क्या है, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, परिपथ का
प्रेरण प्रतिघात एवं धारक प्रतिघात। एक परपथ का प्रतिबाधा एवं परपथ में धारा। कंटिन्यूस करते हैं क्लास को, आगे देखते हैं। यहाँ देखो थोड़ा जूमिंग, ये है क्वेश्चन। तो गिवन डेट, क्या क्या डाटा गिवन था? वी का मान दे रखा था 28 ठीक, साइन 100πt, बी विभव का मात्रक क्या है? वोल्टेज ठीक, इसलिए भी मैंने पीछे लगा रखी है। नेक्स्ट इस यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा था? 2000 ओम ठीक। क्वेश्चन में डाटा में गिवन और ओमेगा कितना निकल आएगा? हम जब कंपैरिजन करेंगे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो ओमेगा का मान मिल जाएगा 100π, और जो वी नॉट का मान है वो कितना मिल जाएगा? 28 वोल्ट, अर्थात 2828 वोल्ट ठीक। यहाँ से एल का मान जो परपथ बना हुआ था उससे, और सी का मान उससे कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम जानते हैं वी आर एम एस वोल्टेज का सूत्र क्या होता है? वी नॉट अपन √2। तो यहाँ मान पुट कर देंगे 28 बटे √2 को खोलेंगे, यहाँ से क्या होगा? √2 का मान क्या होता है? 1.414। जैसे जब पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे, 3 जीरो जैसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार, और 3 जीरो साथ में तो कितना हो जाए? 2000 वोल्ट। कितना निकल आएगा? 2000 वोल्ट ठीक। इसी प्रकार अब प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात पूछा था, उसके लिए एक्सल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा एल का मान क्या दे रखा था? 100π बटे इंटू 14π इक्वल टू 4000, क्यों पाई से पाई कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई हुआ कितना निकल आएगा? 4000 ठीक। इसी प्रकार एक्सएल का मान कंसीडर करेंगे, इसी प्रकार हम एक्सएल का मान निकालेंगे ठीक है। एक्सएल के मान में क्या होता है? एक्सी का मान क्या होता है? इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इन दोनों का मान पुट के कैलकुलेशन करेंगे, कितना निकला के आ जाएगा? 1000 ओम ठीक है। इसी प्रकार आप आगे देखिए यहाँ पे। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 2 आर दे रखे थे, हमारे जो परपथ बना हुआ था उसमें 2 आर दे रखे थे। जो 2 आर थे उनके बीच क्या करें? एक आर ये दोनों को किस क्रम में जोड़ दिया? सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़। टोटल कितना रजिस्टर मिल जाएगा? 4000। हम जानते हैं प्रतिबाधा बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का √2। तो आर का मान पुट कर दिया, एक्स सी एल का मान पुट कर दिया, और एक्स सी का मान पुट कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? वो 5000 ओम ठीक है। और फिर इसके आगे पूछा था नंबर 4 कंडीशन में, जो उसमें प्रतिबाधा वेरी वो कितनी है? तो हम जानते हैं बी आर एम एस बटी क्या होगा? जेड ठीक। मान पुट करेंगे, इसका कितना आया था? 2000, इसका 5000। काट के 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आए, 2/5 को काटेंगे तो 0.4 एम्पियर की धारा में प्राप्त होगी ठीक है। नेक्स्ट इसके अथवा में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सुप्रेरण और जो अन्योन प्रेरण है उन्हें भौतिक राशियां पहचानने के लिए, और ठीक, और इनके मात्रक दिया हुआ था उनको प्रूव करने के लिए। तो सुप्रेरण सुप्रेरकत क्या होते हैं? सुप्रेरण एक परिघटना है, जबकि सुप्रेरकत एक भौतिक राशि है ठीक। ये क्या होती है? परिघटना, और एक क्या होती है? भौतिक राशि की डेफिनेशन की यह एक कुंडली का वह गुण है जो परिघटना जिसके कारण उसमें स्वयं प्रवाह होने वाली धारा के मान में, स्वयं प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन होने पर उसमें प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी इलेक्ट्रिसिटी जो तार में बह रही विद्युत धारा, उसमें क्या हो जाता है? एक प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है ठीक है। तो सुप्रेरकत में कुंडली का वह गुण जिसमें क्या हो, धारा परिवर्तन का विरोध करती है, जिसमें धारा जो होती है परिवर्तन अपने आप में परिवर्तन लाने का क्या करती है? विरोध करती है। दोनों की मात्रा क्या होंगे? हेनरी। इसे किससे डिनोट करेंगे हम? एल से ठीक है। दोनों की मात्रा क्या होंगे? हेनरी, और इसे किससे डिनोट करेंगे? एल से। इसके आगे अन्योन प्रेरण है। अन्योन प्रेरकत्व, तो अन्योन प्रेरण क्या होती है? यह एक परिघटना है, और अन्योन प्रेरकत्व होता है एक भौतिक राशि है। अन्योन प्रेरण क्या होता है? जब तो कुंडलियों के संबंधित परिघटन एक कुंडली के जो धारा के मान में क्या कर परिवर्तन के कारण दूसरी पास रखी में क्या प्रेरित हो जाता है? विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है। कुछ इस प्रकार एक कुंडली है और दूसरी कुंडली इस प्रकार की है। मैंने इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था तारा हाथों में लेकर, आप लोगों ने जरूर देखी होगी वीडियो ठीक, जिसमें अन्य प्रेरकत्व के बारे में। तो मैंने एक कुंडली में क्या करा था? विद्युत धारा उत्पन्न की थी, दूसरे में क्या हो रही थी? ऑटोमेटिक हमें विद्युत धारा मिल जाती है ठीक है। किस कारण? विद्युत भागफल के कारण। नेक्स्ट अभी अन्य प्रेरकत्व रह गया। अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है? अन्योन प्रेरकत्व यह है दो कुंडलियों का वह गुण है जो प्राथमिक कुंडली में, ये देखो मानते हैं प्राथमिक कुंडली हमारी ठीक, और ये दूसरी कुंडली है। इसके कारण यदि इसके मान में परिवर्तन होता है, इसके बीच ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत भागफल क्या होता है? वो एक ही दिशा में क्या करता है? निर्धारित करता है ठीक है, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है ठीक है। हम इसे एम से
मात्रक भी हेनरी होता है। नेक्स्ट, ये प्रूव करने के लिए था आप लोगों को, ये प्रूव करने के लिए आया था, ये पूछा था कि टेस्ला बटे एम्पियर इक्वल टू हेनरी मीटर स्क्वायर, इसे प्रूव करना है। ठीक, तो मैंने प्रूफ दे रखा है। ठीक, कि RHS लेके चलेंगे, इधर LHS, यदि RHS बराबर LHS मिलता है तो क्या है, सही है। अब यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग, नॉट इक्वल बोथ साइड। ठीक, इसकी दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर नहीं है। ठीक, एट लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा था हाइगेंस का सिद्धांत, क्या पूछा था, हाइगेंस का सिद्धांत। देखिए हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है। हाइगेंस का सिद्धांत में एक तो प्राथमिक तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगाग्र होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक तरंगाग्र जब प्रकाश के माध्यम में चलता है तो स्रोत के चारों ओर स्थित वे बिंदु जो समान कला में कंपन करते हैं। जब प्रकाश, जैसे ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और क्या करता है, में चलता है, ठीक, एक ही माध्यम में चलता है, तो स्रोत के चारों ओर स्थित, तो स्रोत के, एक स्रोत मान लो, उसके चारों ओर स्थित बिंदु एक ही कला में क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक, और द्वितीयक तरंग क्या होती है, द्वितीयक तरंग आग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ के स्रोत, नए विक्षोभ के स्रोत की तरह कार्य करते हैं, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें मिलती हैं। तो देखो चित्र से समझते हैं इसको। जैसा कि ये यहाँ पर हमने माना कि ये सोर्स है। ठीक, यहाँ से क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी। यहाँ से जब ऊर्जा जाएगी तो ये जो जा रही है अलग अलग उसमें जा रही, तो ये समान रूप से चल रही होगी। यहाँ पर ये क्या जा रही होगी, समान रूप से पहुंचेगी। ठीक, अब ये तो हो गया प्राथमिक। और द्वितीयक में क्या होगा, यहाँ से अब आगे की तरफ जाएंगी, इसको काटने के बाद जब आगे की तरफ जाएंगी तो ये उसी चाल से जा रही होंगी, परंतु एक नए तरंगाग्र का क्या कर रही होंगी, बना रही होंगी। इस प्रकार ये आपस में कट गई, यहाँ पर ये काट काट मर रही है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रही है, कट लग रहा है इन पे ये। ठीक, एक नए तरंग स्रोत का इस प्रकार ये काट काट कर क्या कर देंगी, उत्पन्न कर देंगी। ठीक है, और देखिए, देखिए स्टूडेंट, बोर का क्वांटम सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका क्या हो, कोणीय संवेग h/2 के रूप में है। यहाँ कोणीय संवेग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, L से। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अपॉन H/2 N क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन, जितने टर्म होंगे उसके चक्कर लगेंगे एक कण की संख्या के। ठीक है, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं जो L होता है, कोणीय संवेग होता है, वो किसके बराबर होता है, हम जानते हैं, पीछे पढ़ के आए थे, ये P इक्वल टू एम बी, यहाँ L इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ मैंने क्या किया, एम बी का मान पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं L इक्वल टू क्या होता है, एम बी आर, L इक्वल टू क्या होता है, एम बी आर, वो मान पुट कर दिया मैंने, L एम बी आर। तो ये पुट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हम ये भी जानते हैं कि एम बी है, यहाँ पे एम बी का मान इधर निकाल दिया, ये तो क्या हो जाए, H/λ निकल आएगा, H/λ में एम बी की जगह पुट कर दिया, तो H से H कैंसल आउट, तो यहाँ से मान क्या निकल आएगा फाइनली, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे आर की तरफ और इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक, तो क्या निकलेगा, 2πr इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ पर जो 2πr है वो क्या कक्षा की परिधि है, यह समीकरण दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा की परिधि उसी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा के एक पूर्ण गुणज का n होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बराबर है इसलिए क्या होती है, उसी पूर्ण गुणज लैम्डा के n होती है। ठीक, अब हाइड्रोजन की जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसका उत्तेजित ऊर्जा स्तर होता है, वो क्या होता है, तो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में कितनी संख्या होती है, क्वांटम की 2। ठीक, हम अब उसमें पूछी थी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा के लिए कुल ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे। ठीक, हम जानते हैं En इक्वल टू क्या होता है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या निकालेंगे संबंध, तो यहाँ से क्या निकलेगा, U इक्वल टू -2 के और K इक्वल टू -के E, यहाँ पे मान पुट करेंगे E2 के, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 पॉइंट निकल आएगा, यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसका मान पुट कर देंगे हम K2 में, मान पुट किए, आगे मान पुट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे K2 का मान निकल आया, इसी प्रकार U2 का मान रख देंगे, यहाँ पे ये निकल आया K का मान 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, गतिज ऊर्जा पूछी है, Kn इक्वल टू En होता है तो 2 हो जाएगा, और En का मान यहाँ पे कितना निकाला था, -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इससे हो जाएगा। अब कोणीय संवेग के लिए हम जानते हैं जो L इक्वल टू कितना होता है, n
इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से मान निकल आएगा एल एल का 2, क्योंकि यहाँ पे 2 चल रहा है तो 2 यहाँ भी पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या निकल आएगी एच अपॉन पाई, एच अपॉन पाई। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा था, जो समांतर प्लेटें होती है, ठीक, जो समांतर प्लेट होती है उनके बीच क्या कराया था, समांतर प्लेट के में परिवर्तन, जब एक समांतर प्लेटों को बैटरी से आवेशित कर वियोजित कर दिया जाता है तो उनके बीच ये प्राप्त विद्युतांक की पट्टी डाली जाती है। उनके बीच ये दो समांतर प्लेट है, इनके बीच की मोटाई की क्या डाली जाएगी, पट्टी डाली जाएगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, दो पट्टी हो गई, इनके बीच की मोटाई की पट्टी डाल दी। इन पर क्या असर पड़ता है, इसके विभवांतर, धारता, आवेश, स्थितिज ऊर्जा, ठीक, इस प्रकार असर पड़ता है। इस पर देखिए, ये है, इन्हें देखो आप, इनके भी, तो जो धारता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। धारता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सी डैश इक्वल टू के सी, तो धारता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आवेश प्लेटों पे अपरिवर्तित, आवेश में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, आवेश में कोई चेंज नहीं। जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। विभवांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों को इतना बताना था, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल या कोई व्यंजक इससे आप लोगों को नहीं पूछा था। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि कुछ ऊर्जा परावैद्युत को ध्रुवीकृत करने में खर्च हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ये न्यूमेरिकल है सी डैश इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपन सी डैश। यहाँ सी डैश का मान पुट करेंगे, हम जानते हैं सी डैश इक्वल टू क्या होता है, के सी, मान पुट कर दिया, एक और सॉल्यूशन करेंगे, यू अपॉन के निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब इसके बाद पूछा था वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जब विभवांतर कम है, प्लेटों के बीच दूरी इस तरह, तो वैद्युत क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को लिखवाई थी। नेक्स्ट 28, अथवा 7 के क्वेश्चन नंबर अथवा में दिया हुआ था। अथवा में पूछा था आपसे समविभव पृष्ठ क्या होता है एवं गोलीय, बेलनाकार एवं समतल पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो जो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र है, इसमें खींचा गया ऐसा पृष्ठ, ठीक, जिनके सभी बिंदुओं पर विभव कैसा हो, समान हो, ठीक, इसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस प्रकार ये है, ठीक, इन पर एक पॉइंट हो गया, इसके जो खींचे गए तो इन पे जो विभव होगा ये कैसा होगा, ये समान होगा, ठीक, इसी को क्या कहेंगे हम, समविभव पृष्ठ, ठीक है। आप लोग इतना समझ आए। अब इसके गोलीय, गोलीय जो नाम का स्रोत होता है वो बिंदु आवेश होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ई प्रोपोर्शनली आर स्क्वायर, मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमण वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कैसा होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इस बेलनाकार रेखीय होता है, कैसा होता है, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश। इसमें क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन ई प्रोपोर्शनल बना, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी। समतल में इसका क्या होता है, समतल आवेश शीट, एक वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन क्या होता है, ए जीरो, मतलब ये स्थिर रहता है, समतल में क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इनमें देखिए, इनके डायग्राम कुछ इस प्रकार, ये किसके लिए हो गया, समतल के लिए हो गया, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है दूरी में। परंतु ये वाला देखिए आप, तो इसमें ये इसके अंदर ये बेलना वाला हो गया, बेलना में क्या होता है, ई प्रोपोर्शनली 1/r दूरी बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी। और जो गोलीय था, गोलीय में क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब जैसे बीच में वो बेलन रखा है, ठीक, यदि हम वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो क्या दूरी क्या होगी, 2 टाइम से घट जाएगी। यदि हम दूरी बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र स्क्वायर टाइम घट जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को न्यूमेरिकल, कुछ इस प्रकार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को पहले आपके पेपर सेट में ही। ये इस प्रकार का एक चित्र दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में ये समीकरण दिया हुआ था। इसमें वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध, ये 2 आर जुड़े हुए, R1 R2, इनको किस में जोड़े तो समान श्रेणी क्रम में, इनका टोटल कितना हो जाएगा, 4000 ओम, ठीक है। यहाँ से आर का मान निकल आएगा, और ये किसका, एल का, ये सी का मान दिया हुआ है। यहाँ से पूछा है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान प्रतिघात धारिता, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रेरित, और प्रतिघात और परिपथ में धारा। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। देखो आगे पूछा था इसी में आपसे, द्वितीयक तरंगाग्र
द्वितीयक तरंग यदि किसी क्षण सभी द्वितीयक सभी तरंगों को स्पर्श करता हुआ आवरण खींचे, जो आवरण उस क्षण प्रकाश की नई स्थिति तरंगाग्र दर्शाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यही यहाँ ये स्पर्श करता हुआ जा रहा है। यदि इसी क्षण एक और ये वाला खींच दे, ठीक, तो ये क्या करेगा, एक नए तरंगाग्र का काम करने लगेगा। ठीक, इसी को क्या कहेंगे हम, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। अपवर्तन की घटना में तरंगाग्र आरेख, ये कहा था अपवर्तन की घटना में तरंगाग्र आरेख, उसमें आप लोगों को एक तो वायु से कांच में और दूसरा बताया था जल से वायु में है। एक तो वायु से कांच में और दूसरा जल से वायु में। ठीक, तो समझते हैं अपवर्तन की घटना का तरंगाग्र आरेख। ठीक, इसमें आपसे कोई व्यंजक या वो थ्योरी नहीं लिखनी थी। ठीक, इसमें आप लोगों को ये बतानी थी कंडीशन। अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल या दिशा बदल जाती है। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे पढ़ते हैं, वायु से कांच में, अब ये कंडीशन पूछ रहा है जब एयर से कोई चीज़ कांच में एंटर कर रही है तो क्या होगा। तो विरल माध्यम कौन हो जाएगी, एयर। विरल माध्यम कौन हो जाएगी, एयर। सघन माध्यम कौन हो जाएगी, कांच। जब कांच में जाता है तो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जब प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ होती है, जैसे ही कांच में एंटर करती है कितनी रह जाती है, 3 × 10⁸ सब में मीटर/सेकंड इतना रह जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक का अंतर है, तो ये एक का अंतर ही, तो जैसे ही कांच में एंटर करती है इतनी घट जाती है इसकी चाल। ठीक है, और नेक्स्ट जल से वायु में, जल से वायु, अब जल से कोई वायु में आएगी तो एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम अर्थात जल से विरल माध्यम वायु में जाता है तो अविलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो देखिए चित्र से समझते हैं, देखो ये यहाँ पे कोई प्रकाश, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा n1 सघन माध्यम और दूसरा क्या हो जाएगा n2। ठीक, जब यहाँ से सघन माध्यम से किस में जाता है, विरल माध्यम में आया। ठीक, तो इसमें क्या होगी, इसकी जब वायु से कांच में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उसके पास सट जाएगा। ठीक, उसकी ओर झुक जाएगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्या होगा, ये दूर हट जाएगा। अविलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। ठीक है, जब जल से कहाँ जा रहा होगा, वायु में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा था कि लेंस दर्पण इनका प्रयोग करके, जो क्वेश्चन था ये बेहतरीन क्वेश्चन था। लेंस सूत्र का प्रयोग का फोकस दूरी f के बराबर दूरी पर रखा गया है। तो ठीक, तो उसमें कंडीशन दे रखी थी, तो यहाँ जो फोकस दूरी होगी वो ज्यामिति जो चिन्ह पर पाटी के नियम है उनके कारण क्या होगी, जो दूरी, जो फोकस दूरी बनेगी वो माइनस में चलेगी। ठीक है, जो इस कारण, तो यहाँ पे उत्तर लेंस का सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं उत्तर लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v = 1/u। यहाँ क्या करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। जब हम u = -f पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार कंडीशन, 1/v माइनस और माइनस का f, जब माइनस माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, 1/f। जब ये प्लस हो गया, इधर प्लस हो गया, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में आ जाएगा तो जब 1/f - 1/f करेंगे तो क्या बचेगा, 0। 1/f - 1/f क्या बचेगा, 0। एक 0 ऊपर होता है तो ये क्या हो जाएगा, 0। और 0 जब इसे अपॉन में उल्टा करें तो v = क्या निकल आएगा, 1/0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा, अनंत पर। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा, अनंत पर। नेक्स्ट कंडीशन, अब कह रहा था कि अवतल लेंस के, जब इसी में अब उत्तल लेंस की कंडीशन थी, अब कौन सी लेंस की कंडीशन है, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में क्या होगा, ये देखो, तो अवतल लेंस सूत्र तो दोनों की सेम ही होते। अब फोकस दूरी फिर से क्या ले लेंगे, ऋणात्मक। जो फोकस दूरी है उसकी क्या मिलेगी, ऋणात्मक। तो यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, दोनों ही कंडीशन, जो फोकस दूरी हो वो भी ऋणात्मक होगी, और जो वस्तु की दूरी होगी वो भी फोकस का बन रहा होगा, वो भी माइनस में ही बन रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी ऋणात्मक और यहाँ पे भी ऋण। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस ये आपस में मिलेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, जब इसको इधर लाऊंगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। कुछ इस प्रकार दोनों माइनस में हो जाए। जब दोनों माइनस में हर समान होते हैं तो अंश क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस। तो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे तो v = क्या मिल जाएगी, फोकस दूरी आधी। v = फोकस दूरी क्या मिल जाएगी, आधी। प्रतिबिंब का जो फोकस, जो प्रतिबिंब की जो क्षमता है लेंस की, फोकस दूरी की कितनी हो जाएगी, आधी। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहा था कि कंडीशन दे रखी थी उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण। अब दर्पण में क्या होते हैं, उसमें माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे क्या रखनी है आपको, फोकस दूरी प्लस में, जो वस्तु की दूरी है वो किस में रखनी है, प्लस में। ठीक,
और जो फोकस दूरी है उसे भी किस में रखनी है, प्लस में। यहाँ पर क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी प्लस में है, ठीक। और यहाँ 1/f, तो यहाँ से क्या होगा, और इसको जब फोकस दूरी किस चिन्ह के कारण क्या होगी, u इक्वल टू माइनस तो जो वस्तु की दूरी होगी उसे किस में लेंगे हम, माइनस में, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हम माइनस पुट कर देंगे, जैसा कि आप स्वयं देख पा रहे हो। यहाँ फोकस दूरी किस में आ रही है, माइनस में रहेगी। इस तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में। अब जब हर समान होंगे तो अंश से जुड़ जाएंगे, तो 2/f हो जाएगा। तो यहाँ फोकस दूरी कितनी निकल आएगी, प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब की आधी। जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी तरह से हम हो जाएगी अब प्रति दर्पण उसमें लेंस था, तो दर्पण के भी सामने कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी आधी। नेक्स्ट, एट लास्ट कंडीशन, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की स्थिति में क्या होगी, जो फोकस दूरी होगी वो भी कैसी हो जाएगी, हमारी ऋणात्मक, ठीक। तो सूत्र तो यही होगा, उसमें प्लस वाला साइन होता है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पुट कर देंगे, और जो फोकस दूरी बराबर है वो भी किस में हो जाएगी, फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी, ठीक। दोनों ही माइनस में रहेंगी, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अब इधर से माइनस वाली उधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी कुछ इस तरह। ये माइनस की और ये पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट। ये माइनस की और ये पॉजिटिव, आप दोनों आपस में कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या निकल आएगा, 0 0। जीरो निकल आया, तो 0 0 इक्वल टू क्या निकला है, इनफाइनाइट। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। और ऑल स्टूडेंट इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए मेहनत की है, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी आप लोगों को डे बाई डे, ठीक। क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो आप आलस ना करें, ठीक है। आलसी करेगा उसकी परसेंटेज कम रहेगी। तो एक बच्चा वो है जो रजाई में सो रहा है अभी भी, और एक बच्चा वो होता है जो अपना लगातार पढ़ाई कर रहा है। तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है, आलस नहीं देना है, ठीक। तो गुड लक, एंड आपकी जो पढ़ाई चल रही है कोई त्रुटि ना आए, ठीक। एंजॉय से करिए, थैंक यू।